तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा के लाइट नोवेल का एपिसोड नंबर 8। तो भाई जिन्होंने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो एक बार वो चेक कर लेना। तो ठीक है, अभी अपना एपिसोड शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि भाई यहाँ पे यूकी का और जो ईस्टर्न एम्पायर का जो डिस्कशन था वो इनका हो गया था, लेकिन भाई अभी भी जो गी क्रिम्सन है वो भाई यहाँ से निकल नहीं रहा। मतलब उसका जो मेन रीजन था यहाँ पे आने का वो अभी भी डिस्कस होना बाकी है। और भाई ये बंदा यहाँ पे आया है हीरो के बारे में डिस्कस करने के लिए, मतलब क्लोई के बारे में। तो उसी की वजह से भाई यहाँ पे गी सबसे पहले इनसे कहता है कि मुझे पता था कि ग्रांड बेल का जो इंटेंशन है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे उसे पता है कि ग्रांड बेल उसी चीज को रिलीज करना चाहता था, मतलब भाई क्रोनोआ को, जो कि भाई लुमिनस के पास थी, जो कि उसने सील कर रखा था उसे। तो यहाँ पे ये चीज गी को पता थी और इसी वजह से वो ये कहता है कि मुझे पता था यहाँ पे ग्रांड बेल क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बस उस चीज के ऊपर नजर रख रहा था ताकि भाई वो रैम्पेज में ना जाए। लेकिन उसके बाद मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे डियाब्लो से और उसने ये कहा मुझसे कि इन सारी चीजों को रिमोर को हैंडल करने दे। मतलब यहाँ पे गी वहां पे बीच में आने वाला था, लेकिन डियाब्लो के कहने की वजह से ये बंदा वहीं पे रुकता है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू ये सुन के सोचता है कि भाई आखिर ये चीज कब हुई, मतलब इन दोनों की बातें आखिर हुई कब। तो उसे याद आता कि भाई बीच में फाइट के दौरान डियाब्लो भाई थोड़ी देर के लिए गया था, जो कि रिमोरू ने उससे कहा था कि भाई तेरी जो चीज है वो तू सॉर्ट आउट कर ले, और उसी टाइम पे डियाब्लो आया था अपनी गी के साथ बातचीत करने के लिए। तो रिमोरू समझ जाते कि शायद ये उसी ड्यूरेशन में हुआ होगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू ये भी सोचता है कि भाई अच्छा हुआ ऐसी चीज हो रही है, क्योंकि अगर उस फाइट के दौरान यहाँ पे गी भी आ जाता तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि अगर यहाँ पे गी वहां पे आता तो भाई ये बंदा पहले ही क्रोनोआ को निपटा देता, क्योंकि उसके हिसाब से वो यहाँ पे डैमेज कर रही है, लोगों को इंजर्ड कर रही है। तो वैसा नहीं होना चाहिए और एज अ मेडिएटर यही उसका काम भी है। लेकिन डियाब्लो की वजह से ये बंदा नहीं आया, तो इसी वजह से रिमोरू खुश होता है कि भाई बहुत ही बढ़िया बात है ये बंदा वहां पे नहीं आया। तो भाई ये सोचने के बाद यहाँ पे रिमोरू गी से कहता है कि अच्छा हुआ तुम अभी बहुत ही बढ़िया टाइम पे आए हो, क्योंकि यहाँ पे हम उसी चीजों के बारे में पहले डिस्कस कर रहे थे, मतलब तुम्हारे आने से पहले हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे, तो हम फिर से एक बार तुम्हें बता देते हैं। और उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू जो है वो खुद ही होके सबसे पहले लीड लेता है कि गी को क्या क्या बताना है, क्योंकि यहाँ पे क्लोई की बातें वो पूरी तरीके से छुपाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोई की जो पावर है भाई टाइम लिप के बारे में वो उसे नहीं बताना चाहता, और उसे वो ये भी नहीं बताना चाहता कि वो पहले ही बहुत सारे टाइम लूप में, मतलब टाइम लाइन में जा चुकी है। और भाई यहाँ पे लुमिनस और लियोन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता इस चीज से। तो भाई यहाँ पे रिमोरू ये इस वजह से भी कर रहा है क्योंकि अगर वो क्लोई की बात निकालता नहीं है तो यहाँ पे गी को कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। तो इसी के साथ यहाँ पे रिमोरू अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो खत्म करता है कि देखो हमने ऐसे करके क्रोनोआ को हरा दिया, जो कि बहुत ही रैम्पेज फैला रही थी यहाँ पे, और इसी के साथ हमारी फाइट भी खत्म हो गई। मतलब यहाँ पे रिमोरू ने क्लोई का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सारा ब्लेम डाल दिया क्रोनोआ के ऊपर कि भाई यही बंदी रैम्पेज में गई थी, यही फाइट कर रही थी और इसको हमने खत्म कर दिया है। मतलब अपना जो केस था वो रिजॉल्व हो चुका है। और इसने ये भी नहीं बताया कि भाई क्लोई और क्रोनोआ एक है, मतलब यहाँ पे उसने दोनों पर्सन को डिफरेंट बताया है ताकि भाई क्लोई के ऊपर शक जाए ना। तो भाई ये सुनने के बाद गी यहाँ पे रिमोरू से कहता है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि अरे बिल्कुल, तुम्हें जो पूछना तुम पूछ सकते हो। और भाई यहाँ पे गी कहता है कि देखो मैं उस लड़की की तरफ देख रहा हूँ, मतलब क्लोई की तरफ, लेकिन मैं कुछ भी करूँ ये लड़की मुझे हीरो ही दिख रही है। तो आखिर तुम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे। मतलब भाई यहाँ पे ये बंदा गी को बेवकूफ बनाना चाहता था, लेकिन भाई ये बंदा बहुत सालों से जिंदा है, तो इस बंदे को बेवकूफ बनाना बहुत ही मुश्किल चीज है। और देखते ही यहाँ पे गी ने पहचान लिया कि भाई ये बंदी हीरो है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू समझ जाता है कि यहाँ पे भाई गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन भाई रिमोरू बहुत ही घटिया रीजन देता है गी को कि देखो जो हर बार की कहानी होती है कि कैसे यहाँ पे एक लड़की, मतलब एक पर्सन है जो कि भाई फाइट के दौरान उसके अंदर की जो छुपी हुई ताकत है वो बाहर निकलती है, और यही सिनेरियो वो यहाँ पे गी को चिपकाने की कोशिश करता है। लेकिन भाई गी पूरी बातें भी नहीं सुनता और वो उसको कहता है कि देख भाई झूठ मत बोल, और भाई तभी इसका भरना फूट जाता है रिमोरू का। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू कोशिश करता है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उसे कहना पड़ेगा। लेकिन उसी दौरान लियोन खड़ा होता है और वो बताता है कि ये वही लड़की है, मतलब क्लोई वही लड़की है जिसे वो भाई बहुत सालों से ढूंढ रहा था, जो कि भाई समनिंग से यहाँ पे लियोन बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहा था, तो वो यही लड़की है। लेकिन यहाँ पे उसकी पता नहीं किस्मत कैसी है, उसी वजह से क्लोई भी यहाँ पे थी और उसी की वजह से ये लोग जिंदा बच गए। तो भाई यहाँ पे रिमोरू इसके बाद सुन के पहले तो शॉक होता है कि भाई आखिर ये बंदा कैसे आ गया सामने, और यहाँ पे ये सोचता है कि अगर वो अभी लियोन को ऐसे कहता है कि भाई इस बंदे की बातों में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है, मतलब ये बंदा थोड़ा झूठ बोल रहा है, तो भाई यहाँ पे रिमोरू भी पकड़ा जाएगा। लेकिन उसी के बाद यहाँ पे लुमिनस भी कहती है कि देखो कि यहाँ पे जो लियोन ने बातें कही है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो लड़की है इसको देख के मैं भी सरप्राइज हो चुकी थी, क्योंकि ये जो क्लोई है ये एक परफेक्ट वेसल है उस क्रोनोआ को सील करने के लिए। मतलब यहाँ पे इन्होंने ऐसा रीजन दिया है कि भाई ये इस वजह से हीरो बनी है क्योंकि क्रोनोआ को हमने इसके अंदर सील कर दिया। तो भाई ये सुन के यहाँ पे गी का क्वेश्चन नहीं होता कि भाई अभी ये सीलिंग वेसल कहाँ से बीच में आया, क्योंकि ये अभी तक तो था नहीं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे वो भाई घूर के देखता है रिमोरू को, लेकिन तभी रिमोरू समझ जाता है कि भाई अभी उसे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों ने तो पहले खिचड़ी पका रखी है। तो इस वजह से यहाँ पे रिमोरू कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे जो लियोन है उसने मुझे बताया था कि इस लड़के के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि भाई अपोनेंट की पावर को चुरा भी सकती है और उसे सील करके भी रख सकती है, और यही यहाँ पे इन्होंने
इन्होंने क्रोनोवा के साथ भी किया है। तो यहाँ पे रिमोरू उसके बाद कहता है कि जब मैंने इस पावर को खुद देखा कि भाई ये वर्क कर रही है तो मुझे भरोसा हो गया कि भाई ये सच में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है। तो भाई यहाँ पे उसके बाद ये झूठ कहने के बाद रिमोरू इशारा करता है लियोन को कि भाई मैंने मेरा काम कर दिया, अभी तू संभाल। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे लुमिनस बीच में आती है और वो बताती है कि मेरा जो ट्रम्प कार्ड है यहाँ पे, मतलब भाई जो क्रोनोवा थी जिसको भाई इसने सील करके रखा था, तो वो मतलब उसके हाथ से निकल गई। तो उस वजह से वो ऐसा एक्ट करती है कि भाई मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है क्योंकि मेरे पास जो मेरा ट्रम्प कार्ड था वो चला गया। और उसके बाद भाई वो अपना सड़ा मूवी बनाती है। मतलब वो भाई इतनी एक्टिंग कर रही है कि गी को पूरा भरोसा होना चाहिए। मतलब ये सीन देख के यहाँ पे रिमोरू भी खुश हो जाता है कि भाई इस बंदे की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे भाई लियोन भी कहता है कि देखो गी, मैं यहाँ पे क्लोई को बहुत सारे स्ट्रॉन्ग जो एनिमीज है उनसे बचाना चाहता था भाई, जिसमें कि तुम भी एक ऐसे बंदे हो जो कि बहुत ही स्ट्रांग हो। तो मैं यहाँ पे ऐसे खतरनाक लोगों से क्लोई को बचाना चाहता था, लेकिन मुझे आने में देरी हो गई क्योंकि मेरा नसीब ही खराब है। क्योंकि यहाँ पे क्लोई को उसकी पावर पूरी लगभग इस्तेमाल करनी पड़ी उस अपोनेंट को सील करने के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पे लियोन कहता है कि भाई मैं सच में अनलकी हूँ इस चीज में। और उसके बाद भाई ये बंदा बहुत ही ऐसा नर्वस जैसा एक्ट करता है कि भाई बहुत ही बुरा हो गया इसके साथ भी। मतलब रिमोरू इसको देख के सोचता है कि भाई अगर यहाँ पे लुमिनस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतती है तो भाई लियोन भी कुछ कम नहीं है। मतलब ये दोनों इतनी बेहतरीन एक्टिंग कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे गी को तो भरोसा होना ही चाहिए। तो भाई इस स्टोरी के साथ यहाँ पे इंडिकेट हो जाता है गी को कि भाई इन्होंने क्लोई की मदद से क्रोनोवा को सील किया और क्रोनोवा को सील किया क्लोई के अंदर, और उसी की वजह से उसके पास हीरो की पावर आ चुकी है। मतलब भाई इनडायरेक्टली इन्होंने यहाँ पे क्लोई और क्रोनोवा को कनेक्ट कर ही दिया। अगर वो डायरेक्टली बताते तो भाई बहुत झमेला हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा घुमा के बता रहे हैं। तो भाई ये सुनने के बाद यहाँ पे गी का क्वेश्चन ये होता है कि क्या तुम तीनों मुझे मिल के बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? तो भाई ये तीनों ही एक साथ कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे और तुम्हारी पहले से आदत है कि तुम बहुत ही शक करते हो और यहाँ पे तुम्हें ऐसी छोटी चीजों के बारे में इतना सोचना भी नहीं चाहिए। मतलब भाई ये तीनों यहाँ पे इतने कोऑर्डिनेशन के साथ झूठ बोल रहे हैं कि पूछो ही मत, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का मेन गोल है कि भाई इनको क्लोई को बचाना है। शायद इसी वजह से ये तीनों इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो भाई इन सारी चीजों को सुनने के बाद गी कहता है कि देखो अभी इस लड़के को हीरो की पावर मिल चुकी है, तो क्या हमें सच में इसे ऐसा ही रहना देना चाहिए? मतलब भाई वो इनडायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कहने की कोशिश कर रहा है कि क्या हमें क्लोई को ऐसे ही रहना देना चाहिए या फिर कुछ करना चाहिए। तो भाई ये सुन के ही लियोन अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे गी उससे कहता है कि भाई टेंशन मत ले, रिलैक्स रहे, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो भाई यहाँ पे उसके बाद लियोन उसे जवाब देता है कि देखो अच्छी बात है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो एक बात याद रखना कि तुम्हें मुझसे पहले लड़ना पड़ेगा अगर तुम ऐसी चीजें करते हो। मतलब भाई ये बंदा यहाँ पे गी गिब्सन को उसके मुंह पे वार्न कर रहा है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू भी सोचता है कि ये बहुत ही एटमॉस्फेयर हेवी हो चुका है यहाँ का, लेकिन उसे भी पता था कि भाई गी के पास कोई भी मर्डरस इंटेंट नहीं था। मतलब वो यहाँ पे थोड़ी भी देर के लिए ये नहीं सोच रहा था कि उसे सच में यहाँ पे उसे खत्म करना है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए रिमोरू भी रिलैक्स हो जाता है कि भाई ठीक है, सब ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। जैसे ही रिमोरू रिलैक्स होता है भाई उसके ही अगले मोमेंट पे उसे भाई एक ब्लेड दिखता है। मतलब यहाँ पे उसने सोचा था कि भाई सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई यहाँ पे गी जो है वो एक नया ब्लेड निकालता है, पता नहीं कहाँ से, रिमोरू को दिखता भी नहीं है, और वो सीधा क्लोई के ऊपर उसको इस्तेमाल कर रहा है। मतलब यहाँ पे इस मोमेंट में रिमोरू को समझ में नहीं आता कि भाई आखिर ये चीज हुई कैसे। तो भाई यहाँ पे गी की जो स्वॉर्डमैनशिप है उसे देख के रिमोरू बहुत ही सरप्राइज होता है और उसे लगता है कि भाई इसकी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो सच में एक गॉड लाइक है। मतलब भाई जैसे कि भाई कोई गॉड यहाँ पे बैटल कर रहा हो, और यहाँ पे रिमोरू उसके स्पीड को एनालाइज नहीं कर पाता। मतलब उससे समझ में नहीं आता कि भाई आखिर ये ऐसी मूवमेंट कैसे हो पा रही है, क्योंकि भाई यहाँ पे रिमोरू के पास थॉट एक्सेलरेशन है, तो उस हिसाब से वो यहाँ पे किसी भी चीज को मिलियन टाइम्स ज्यादा स्पीड से सोच सकता है ताकि भाई उसके पास बहुत टाइम बचे। लेकिन उसको इस्तेमाल करने के बाद भी रिमोरू उस चीज को समझ नहीं पाता कि आखिर ये चीज हो कैसे रही है। और भाई यहाँ पे रिमोरू अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है, उसके बावजूद भी वो सही टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा क्लोई को बचाने के लिए, ऐसा उसे लगता है। लेकिन उसी के बाद भाई वो यहाँ पे लियोन और लुमिनस की तरफ भी देखता है, क्योंकि इनका भी होश उड़ा हुआ है, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आता कि भाई उनके आंखों के सामने आखिर हो क्या रहा है। लेकिन भाई उसके अगले मोमेंट में यहाँ पे जो क्लोई थी वो भी भाई जब छोटी थी वो भाई बड़ी हो जाती है। मतलब उसके जो क्रोनोवा वाला फॉर्म है, एडल्ट हीरो वाला फॉर्म, उसमें वो आ जाती है, और वो भी जब अपनी स्वॉर्ड निकालती है, रिमोरू को तब भी समझ नहीं आता कि भाई अभी इसने स्वॉर्ड कहाँ से निकाली। मतलब ये चीजें इतनी फास्ट हो रही कि भाई रिमोरू जो कि इतना पावरफुल है उसके भी एनालिसिस और उसके भी ऑब्जर्वेशन से बाहर जा रही है चीजें। मतलब दोनों कैरेक्टर यहाँ पे, ये भी और क्लोई भी। और यहाँ पे क्लोई जो है वो भाई उसका होली स्पिरिट आर्मर भी इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि भाई उसने पहले इस चीज को मास्टर कर लिया है अभी। तो भाई यहाँ पे क्लोई जो भी बड़ी हो चुकी है, मतलब उसके हीरो फॉर्म में आ चुकी है, तो वो यहाँ पे गी का जो अटैक है वो उसे ब्लॉक करती है। मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लॉक करती है, जिसे भाई यहाँ पे रिमोरू भी देखता है। और उसके बाद यहाँ पे क्लोई उससे कहती है कि तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा डीमन लॉर्ड गी-सान। मतलब यहाँ पे वो बहुत ही फ्रेंडली वे में उसे कह रही है। और उसके बाद वो कहती है कि मैं तुमसे यहाँ पे पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। तो भाई इसी दौरान यहाँ पे गी भी बहुत ही सरप्राइज होता है, और वो यहाँ पे तारीफ भी करता है क्लोई की कि यहाँ पे तुमने जो मेरा अटैक ब्लॉक किया ये बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब ये
इतनी बुरी चीज नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे जो तुम पावर इस्तेमाल कर रही हो वो बहुत ही कम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, मतलब उसे मिला के बहुत कम लोग हैं जो कि इस पावर को हैंडल कर सकते हैं। मतलब भाई यहाँ पे जो फेनोमेना हो रहा है, जिसे भाई यहाँ पे रिमोरो भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये लोग मुंह कैसे कर रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने दोनों ने शॉट कैसे निकाली, शायद वो उसी पावर की बात कर रहे हैं जो कि भाई हमें स्टोरी में आगे चल के पता चलती है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो देखता है कि ये दोनों एक दूसरे को ग्रीटिंग कर रही है, मतलब फाइट के दौरान, लेकिन यहाँ पे रिमोरो ये भी समझ जाता है कि भाई यहाँ पे जो इनकी मूवमेंट है वो उसे सच में एनालाइज नहीं कर पा रहा, मतलब उसकी स्किल को इस्तेमाल करके भी वो उसे समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये दोनों इतने फास्ट कैसे मूव कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे रिमोरो को ये चीज समझ में आ जाती है कि भाई ये यहाँ पे अपनी जो स्पीड एक्सेलरेशन है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि भाई सुपर स्पीड हो गई, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई सुपर स्पीड इस्तेमाल कर रहा है तो भाई उसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि भाई अगर कोई बहुत स्पीड से चल रहा है तो उसकी वेव क्रिएट होगी या फिर सराउंडिंग में भी उसका इफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये दोनों बंदे इतने फास्ट मूव हो रहे हैं लेकिन तब भी उसका कोई भी फिजिकल इंपैक्ट नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से रिमोरो समझ जाते हैं कि तो यहाँ पे इन्होंने खुद की स्पीड नहीं बढ़ाई है। तो इसी की वजह से भाई यहाँ पे अपने रिमोरो का आखिरी ऑप्शन आता है और वो है रफाल। तो वो रफाल से पूछता है कि भाई आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन इस बार रफाल के पास भी जवाब नहीं होता, क्योंकि वो भी बताती है कि यहाँ पे मैं एनालाइज और असेस को इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे मैं क्लोई ऑबर्ट की जो स्किल है या जो भी वो एबिलिटी इस्तेमाल कर रही है उससे एनालाइज नहीं कर पा रही हूँ। तो भाई यहाँ पे रिमोरो भी समझ जाता है कि ये बहुत ही डिफरेंट चीज है, क्योंकि अगर यहाँ पे रफाल के पास भी जवाब नहीं है तो भाई ये फिनोमेना बहुत ही सुपर नेचुरल लेवल पे हो रहा है। तो भाई यहाँ पे ये चीज सुन के रिमोरो तो सरप्राइज होता है, लेकिन वो उसके बाद लियोन और लुमिनस की तरफ भी देखता है जहाँ पे इनका भी भाई होश उड़ा हुआ है, क्योंकि ये बंदे गुस्से में नहीं है क्योंकि भाई यहाँ पे गी ने अटैक किया, ये बंदे इस वजह से सरप्राइज है क्योंकि इनके सामने जो सीन हो रहा है वो उसे सच में समझ नहीं पा रहे। और इनको छोड़ के जो बाकी के बंदे हैं, मतलब इनके सबऑर्डिनेट, भाई उनको तो पता ही नहीं कि यहाँ पे फाइट भी चल रही है, मतलब उनको कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन भाई बस एक बंदा होता है जिसको भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे पता चल चुका है और वो है अपना डियाब्लो। मतलब यहाँ पे रिमोरो को समझ नहीं आ रहा कि भाई आखिर ये फेनोमेना क्या हो रहा है। इवन रफाइल भी फेल हो चुकी है, लुमिनस और लियोन भी, और बाकी बंदों को पता ही नहीं, लेकिन सिर्फ डियाब्लो है जिसे भाई थोड़ा बहुत पता चल चुका है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो इसी वजह से भाई रिमोरो सोचता है कि शायद उसे डियाब्लो को फिर से बाद में पूछना पड़ेगा कि भाई आखिर यहाँ पे हुआ क्या। और उसके बाद रिमोरो सोचता है कि सबसे पहले भाई इन दोनों को रोकना पड़ेगा, मतलब गी और क्लोई को। लेकिन उसी के बाद भाई यहाँ पे पहले जो गी अटैक कर रहा था उसके बाद क्लोई अटैक करने लगती है गी के ऊपर और वो कहते हैं कि अभी मेरा चांस है। तो भाई यहाँ पे इन दोनों की फिर से फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्लोई इस बार अटैक कर रही है और रिमोरो भाई इस सिचुएशन को देख रहा है, इस सीन को देख रहा है, और उससे एक कंटिन्यूस फ्लो में फाइट नहीं दिखती, बल्कि उससे एक स्टॉप एनिमेशन जैसे फाइट दिखती है, जैसे कि मतलब एक पोजीशन है, उसके बाद ब्लॉक की पोजीशन है, उसके बाद फिर से अटैक की पोजीशन है, और उसके बाद फिर से दोनों ब्लॉक कर रहे हैं या फिर दोनों पीछे हट रहे हैं, मतलब एक स्टॉप जैसी चीजें कि भाई किसी ने स्क्रीनशॉट निकाला। तो भाई यहाँ पे रिमोरो को ये चीज तो समझ में आ ही जाती है कि ये जो चीज है, ये जो फाइट है, ये भाई कंटिन्यूस फ्लो में नहीं चल रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके कुछ पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते यहाँ पे। तो भाई इसके बाद यहाँ पे रिमोरो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और ये बंदा आगे जाने से पहले, मतलब उनको रोकने के पहले ही चिल्लाने लग जाता है कि भाई रुक जाओ, मतलब यहाँ पे वो एक सायरन जैसे बजा रहा है कि भाई मैं वहां पे आ रहा हूँ तो पहले ही रुक जाओ तुम। और इसी वजह से वो चिल्लाता भी है कि भाई रुक जाओ, दोनों फाइट मत करो, और तभी उसके बाद वो उन दोनों के बीच में जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरो का नसीब अच्छा होता है कि ये दोनों रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गी भी उससे कहता है कि भाई अगर थोड़ी भी गलती होती तो सच में तुम्हारे दो टुकड़े हो जाते। तो भाई यहाँ पे क्लोई भी उससे कहते हैं कि गी बिल्कुल सही कह रहा है, और यहाँ पे गी जो है वो सीरियसली मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, वो बस मुझे यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्लोई उसके पावर का इस्तेमाल करके वो यहाँ पे रिमोरो के गाल पे किस भी कर दी है, मतलब उसी पावर को इस्तेमाल करके जो कि भाई स्टॉप एनिमेशन वाली चीज है, उसी को इस्तेमाल करके वो यहाँ पे रिमोरो के गाल के ऊपर किस करती है। तो रिमोरो सोचता है कि भाई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था इस चीज को अवॉइड करने का। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे क्लोई जो है वो उसके ग्रोन अप फॉर्म से, जो कि हीरो वाला फॉर्म था, उससे फिर से छोटी हो जाती है। लेकिन वो उसके बाद गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिमोरो सान को यहाँ पे किस और हक करने की। तो भाई यहाँ पे ये सुन के रिमोरो कहता है कि एक मिनट, क्या वो क्रोनोआ थी पहले, मतलब जो फाइट कर रही थी बंदी, क्या वो क्रोनोआ थी? तो भाई यहाँ पे क्लोई बताती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने शुरुआत की लेकिन उसके बाद क्रोनोआ ने टेक ओवर कर लिया। तो इस सीन के बाद यहाँ पे लियोन आता है और भाई जो कि क्लोई छोटी हो चुकी है तो वो उसे उठाता है, और उसके बाद वो यहाँ पे रिमोरो से कहता है कि मुझे पता है रिमोरो, तुमने यहाँ पे क्लोई की बहुत ही मदद की है, लेकिन अब से मैं तुम्हें उसके पास नहीं रहने दे सकता। मतलब भाई ये बंदा फिर से बीच में आ चुका है। लेकिन भाई यहाँ पे क्लोई कहती है लियोन से कि देखो ओनीजान, आप बहुत ही मेरी फिक्र करते हो क्योंकि मैं अभी ठीक हूँ। तो भाई ये सुनने के बाद यहाँ पे लियोन क्लोई को उसके चेयर के ऊपर रख देता है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे लियोन गुस्से में देखता है गी को, और वो कहता है कि गी तुमने कहा था कि तुम उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाओगे, तो आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब भाई ये बंदा सच में गुस्से में अभी। तो भाई यहाँ पे गी जवाब देता है कि देखो माफ कर देना मुझे, लेकिन मैं बस यहाँ पे उसकी पावर को टेस्ट करना चाहता था और कुछ भी नहीं, और मैं उसे सच में खत्म नहीं करने वाला था। लेकिन भाई ये बात सुन के लियोन अभी भी गुस्से में होता है, क्योंकि वो कहता है कि देखो तुम्हारी जितनी पावर है भाई तुम्हें इसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। और भाई ये बात सच भी है, क्योंकि गी के पास जितनी पावर है कोई फर्क नहीं पड़ता इस बंदे का सच में अगले बंदे को खत्म करने का इरादा है या नहीं,
नहीं, क्योंकि इसकी पावर ही इतनी है कि ये मजाक में भी किसी को खत्म कर सकता है। और यही चीज यहाँ पे लियोन उसे कहता भी है। और भाई इसके बाद यहाँ पे लियोन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे गी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भाई आखिरी में क्लोई बीच में आती है और वो समझाती है कि देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो भी यहाँ पे गी क्रिम्सन की पावर को देखना चाहती थी। मतलब भाई सीन ऐसा होता है कि जब क्रोनोआ ने टेक ओवर किया तो वो भाई थोड़ी रैम्पेज में चली गई और उसे थोड़ा चेक करना था कि आखिर गी क्रिम्सन की पावर कितनी है। क्योंकि सोचो लास्ट टाइमलाइन में क्रोनोआ को किसने खत्म किया था, वो बंदा था भाई गी, और यहाँ पे वो वही चेक करना चाहते थे कि ये बंदा सच में कितना पावरफुल है। तो भाई यहाँ पे इस सिचुएशन को यहाँ पे रिमोरू भी देखता है और वो सोचता है कि यहाँ पे जो कंडीशन है अभी क्रोनोआ की वो भाई पिछले टाइमलाइन से बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे अभी उसके पास एक नई पावर आ चुकी है। मतलब उसकी जो अल्टीमेट स्किल है स्पेस टाइम किंग योगसुतु, जो कि भाई पिछले टाइमलाइन में उसके पास नहीं थी लेकिन अब भी उसके पास है। तो उस वजह से क्रोनोआ का जो सीनियर है यहाँ पे और उसकी जो पावर है वो बहुत ही डिफरेंट है पिछले टाइमलाइन से। और शायद यहाँ पे क्रोनोआ वही चीज चेक करना चाहती थी कि क्या ये पावर जो कि अभी उसको नहीं मिली है क्या वो गी के ऊपर काम करती भी है। तो भाई यहाँ पे रफाइल बीच में आती है और वो बताती है कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है और वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है। यहाँ पे जो क्लोई है वो यहाँ पे टाइम ट्रेवल की स्किल इस्तेमाल कर सकती है, मतलब उसकी जो यूनिक स्किल थी वो, लेकिन वो स्किल अभी भाई इंटीग्रेट हो चुकी है उसके अल्टीमेट स्किल में स्पेस टाइम किंग योगसुतु में। मतलब एक तरीके से उसकी स्किल इवॉल्व नहीं हुई भाई, वो जो पहली स्किल थी उसकी टाइम ट्रेवल वो भाई इंटीग्रेट हुई है, मतलब वो उसके अंदर ऐड हो चुकी है। और रफाइल यहाँ पे ये रीजन देती है कि हमेशा जब भी क्लोई इस पावर को इस्तेमाल करेगी तो ये हमेशा उसे एनालाइज करने में फेल होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो पावर है वो भाई टाइम के एक डिफरेंट एक्सिस पे वर्क करती है। तो उस वजह से इस फेनोमेना को ऑब्जर्व करना इम्पॉसिबल है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू समझ जाता है कि क्लोई के पास ऐसी एबिलिटी आ चुकी है जो कि भाई टाइम को स्टॉप कर सकती है या उसी को एक तरीके से अफेक्ट कर सकती है। और उसके बाद वो ये भी समझ जाता है कि यहाँ पे क्लोई की जो एबिलिटी है मतलब यूनिक स्किल वो भाई इंटीग्रेट हो चुकी है यहाँ पे उसकी अल्टीमेट स्किल में। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई क्लोई ने ही यहाँ पे मेहनत करके इस पावर को डेवलप किया है। लेकिन उसके बाद भाई वो बहुत ही शौक होता है और बहुत ही सरप्राइज होता है। मतलब वो यहाँ पे चिल्लाना चाहता है लेकिन चिल्लाता नहीं है, क्योंकि ये एबिलिटी बहुत ही खतरनाक है। मतलब भाई सच में क्लोई टाइम को रोक सकती है। तो भाई एक तरीके से ये चीटिंग करने जैसा ही है। मतलब अगर तुम्हारा अगला ओपोनेंट टाइम को रोक सकता है तो भाई उसके सामने तुम क्या ही कर लोगे। तो इसी की वजह से यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि अगर उसने जो उसकी पावर है जो कि उसकी परसेप्शुअल स्पीड है तो भाई उसको अगर उसने मिलियन टाइम से बढ़ा लिया तब भी वो इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो चीज उसके सामने हो रही है मतलब क्लोई की पावर वो भाई एक दूसरे ही फ्रोजन वर्ल्ड में हो रही है। तो उस हिसाब से वो उसे कभी देख ही नहीं पाएगा और उसके साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो तभी उसी की वजह से रिमोरू के दिमाग में आता है कि भाई एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि जिस बंदे के पास ऐसी पावर नहीं है वो कितना भी पावरफुल होने दो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो वो अगले बंदे को हरा ही नहीं पाएगा जिसके पास ये पावर एग्जिस्ट करती है। और भाई यहाँ पे रफाइल आके बीच में कहते कि तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सच है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू ये चीज सुन के बहुत ही सरप्राइज होता है। लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचता है कि भाई पिछले टाइमलाइन में यहाँ पे गी ने क्रोनोआ को खत्म कर दिया था, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे क्रोनोआ के पास एक पावर आ चुकी है जो उसे भाई इस्तेमाल भी कर सकती है। तो इस वजह से वो सोचता है कि क्या सच में अब भी क्रोनोआ मतलब क्लोई अपनी गी के साथ फाइट कर सकती है, वो भी इक्वल फुटिंग पे। तो भाई यहाँ पे उसके बाद रिमोरू देखता है क्लोई को और वो समझ जाता है कि भाई यहाँ पे क्लोई ने उसे सच में यहाँ पे सरपास कर दिया। मतलब यहाँ पे क्लोई इस मोमेंट पे रिमोरू से भी ज्यादा पावरफुल है। तो भाई ये सोच के रिमोरू के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन ये चीज वो किसी को बताता नहीं है यहाँ पे। तो भाई ये सीनियर होने के बाद यहाँ पे फिर से लियोन खड़ा था और वो यहाँ पे गी से कहता है कि जिस तरीके से तुम यहाँ पे रामिरेस की फिक्र करती हो उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लोई की करता हूँ। तो इसी की वजह से अपनी बात दिमाग में बिठा लेना कि भाई अगले बार अगर तुम ऐसा करते हो कुछ तो मैं शांत नहीं बैठूंगा। मतलब भाई ये बंदा अभी भी गी को वार्न कर रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे लियोन अकेला नहीं होता बल्कि लुमिनस भी कहती है कि देखो गी हमें पता है कि तुम यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पे हमारा कोऑपरेशन खो देते हो और ये बंदे उनके अगेंस्ट हो जाते हैं तो भाई ये चीज उसके लिए भी दिक्कत की हो सकती है। क्योंकि भाई यहाँ पे गी का मेन गोल ये नहीं है कि वो इनको हराना चाहता है, बल्कि गी का ये रोल है कि भाई वो सब चीजें ठीक से चलाना चाहता है। तो अगर ये बंदे उसके अगेंस्ट हो गए तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पे लुमिनस भी उससे कहती है कि भाई उस लड़के के ऊपर कभी भी ऐसी चीजें मत करना या उसके ऊपर अटैक मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद हम यहाँ पे दुश्मन बन सकते हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरू इस सीन को देखता है और यहाँ पे रिमोरू का सोचना ये होता है कि भाई वैसे तो अगर तुम्हारा कोई करीबी है जिसे तुम बचाना चाहते हो तो तुम ऐसे ही उस बंदे के सामने ऐसी चीजें नहीं रिवील करते हो कि भाई तुम्हें इसको हाथ नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ पे वो गी के सामने जानबूझ के ये चीजें कहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे गी अगर किसी को खत्म करना चाहता है तो उससे कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे लियोन और लुमिनस पहले ही उसे वार्न कर रहे हैं कि भाई ऐसे मत करना। लेकिन भाई इन सारी चीजों को सुनने के बाद गी कहता है कि देखो इतना टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और जब तक वो मेरे रास्ते में नहीं आती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या करती है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू भी थोड़ा सरप्राइज होता है कि भाई यहाँ पे गी जो है वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बंदा है। मतलब उसने ये चीज सुन ली जो कि इतना पावरफुल है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू भाई इस चीज से भी खुश होता है कि भाई क्लोई जो है वो यहाँ पे सबसे पावरफुल है। मतलब गी से नहीं कह सकते लेकिन तब भी वो बाकी लोगों से तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। तो भाई ये सारा सीनियर होने के बाद अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सारे लोग अभी खाना खाने आ चुके हैं, क्योंकि भाई अभी लगभग रात हो चुकी है। तो उसी वजह से ये सबके सब खाना खाने बैठ
चुके हैं। लेकिन यहाँ पे भाई एक डिश आती है, मतलब एक ब्लैक राइस डिश आती है। तो भाई वो देख के यहाँ पे लुमिनस कहती है कि भाई टेम्पुरा कहाँ पे गया है, क्योंकि वो यहाँ पे उसी को खाने आई थी, लेकिन वही चीज यहाँ पे है नहीं। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि शायद ये बहुत बड़ी फैन है उस डिश की, इस वजह से वो ऐसा कर रही है। तो यहाँ पे हिनाटा कहती है कि देखो टेंशन मतलब लुमिनस, क्योंकि यहाँ पे रिमोरू की जो चॉइस है खाने में वो बहुत ही बढ़िया है, तो तुम इसे खावे भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाली। तो भाई उसके बाद यहाँ पे खाना खाने के बाद गी भी यहाँ पे तारीफ करता है कि तुम्हारे यहाँ खाना इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गी बहुत ही भाई लग्जरियस लाइफ जीता है, और उसके बावजूद अगर वो तारीफ कर रहा है तो सच में खाना बेहतरीन है। और भाई उसके बाद लियोन भी बहुत ही बढ़िया तरीके से खाना फिनिश करता है, और रिमोरू समझ जाता है कि भाई शायद लियोन को बहुत पसंद आया, इस वजह से बंदे ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन भाई यहाँ पे वो देखता है लुमिनस और हिनाटा की तरफ, जहाँ पे ये दोनों ही बहुत ही खाने को एंजॉय कर रही है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू ये सोचता है कि भाई शायद 2000 सालों से हिनाटा ने ये खाना खाया नहीं है, क्योंकि भाई वो सील हो चुकी थी, तो उस वजह से उसे ऐसा लगता है, और वो पास में भी गई थी। तो इसी वजह से यहाँ पे रिमोरू उससे कहता है कि शायद मुझे तुम्हारे लिए ब्लैक के अलावा व्हाइट राइस भी रखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हिनाटा उससे कहते कि देखो टेंशन मत लो, मुझे ऐसे खाने की आदत हो चुकी है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि उसने इतने सालों से अपनी लाइफ जी है, मतलब इतने पास में, तो उसने ऑफकोर्स बहुत सारी डिशेस को खाया होगा, वो कि भाई बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन उसके बाद रिमोरू ये भी सोचता है कि भाई उसके पास में हिनाटा क्लोई के अंदर थी, तो उस टाइम पे वो बस उस फूड को देख पा रही थी, मतलब एज अ डेटा उसे देख पा रही थी, वो भाई उसको टेस्ट नहीं कर पा रही थी। तो यही चीजें सुन के यहाँ पे रिमोरू भी इंप्रेस होता है कि भाई मानना पड़ेगा यहाँ पे हिनाटा को। तो इसके बाद भाई यहाँ पे इनका जो बैंकेट है वो फाइनली खत्म हो जाता है, डीमन लॉर्ड एक एक करके वापस जाने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान लियोन भाई यहाँ पे क्लोई से कहता है कि देखो क्लोई, अगर तुम्हें आना है मेरे साथ तो तुम बिल्कुल कभी भी आ सकती हो। मतलब भाई ये बंदा अभी भी हार नहीं मान रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्लोई लियोन से कहती है कि देखो यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स है वो यहीं पे है, और रिमोरू भी यहीं पे है, तो मैं इसी जगह पे रुकना चाहती हूँ। तो भाई यहाँ पे रिमोरू भी समझ जाता है कि बहुत टाइम से लियोन उसे ढूंढ रहा था, और वो सच में उसकी केयर भी करता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो रिमोरू भी समझ जाता है कि भाई यहाँ पे सच में लियोन कंसर्न है उसके लिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्लोई से कहते हैं कि देखो ओनीचान, मतलब लियोन को, मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो, लेकिन मैं अभी सच में ठीक हूँ, क्योंकि मैं अभी बच्ची नहीं रही हूँ, मैं अभी बड़ी हो चुकी हूँ। और तभी भाई वो यहाँ पे लियोन को हक करती है, और उसके बाद भाई यहाँ पे लियोन भी मुस्कुराते हुए उसके सर के ऊपर हाथ रखता है। और भाई यहाँ पे रिमोरू भी समझ जाता है कि लियोन और क्लोई बचपन से साथ थे, तो यहाँ पे उसी वजह से वो बहुत ज्यादा केयर करता है यहाँ पे क्लोई की। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे क्लोई पीछे आ जाती है, और वो उसके एडल्ट फॉर्म में फिर से ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब जो हीरो वाला फॉर्म है उसमें। और वो बताती है कि मैं क्रोनोआ के पावर कभी भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो मैं इसकी वजह से खुद को हमेशा प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। और ये चीज भाई वो मुस्कुराती हुए कहती है। इवन यहाँ पे रिमोरू भी उसे देख के कहता है कि भाई इसकी जो स्माइल की पावर है वो सच में बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ये देखने के बाद भी यहाँ पे लियोन उससे कहता है कि देखो मुझे पता है तुम अभी बड़ी हो चुकी है, लेकिन तब भी अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम बिल्कुल आके कह सकती हो। लेकिन तभी उसके बाद भाई यहाँ पे क्लोई ने यहाँ पे पहले लियोन से कहा था कि वो अभी बड़ी हो चुकी है, मतलब वो अभी एडल्ट हो चुकी है। तो इसी की वजह से भाई लियोन घूर के देखता है रिमोरू को, और वो उसे कहता है कि एक मिनट, क्या तुमने यहाँ पे क्लोई के साथ कुछ किया है? मतलब ये बंदा भाई उस चीज को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। और रिमोरू भी शॉक हो जाता है, और वो कहता है कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं एक असेक्सुअल बंदा हूँ। मतलब भाई यहाँ पे रिमोरू को खुद को प्रूव करना पड़ता है कि ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं हुई है। और भाई यहाँ पे क्लोई भी इस चीज को समझ जाती है कि भाई ये दोनों आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे भी गुस्सा आता है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे लियोन सीरियस होकर थोड़ा रिमोरू से कहता है कि देखो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे क्लोई को किसी भी मुसीबत में मत डालना। और इसी के साथ भाई यहाँ पे लियोन इधर से निकल जाता है, और यहाँ पे रिमोरू ने उससे प्रॉमिस भी किया कि वो उसे, मतलब क्लोई को वहां पे लेके जाएगा लियोन से मिलने के लिए, मतलब एल्डोराडो में, मतलब जहाँ पे लियोन रूल करता है। और यहाँ पे रिमोरू ऐसा सोचता है कि भाई ये बंदा बिल्कुल मेरे ब्रदर इन लॉ जैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बारी आती है भाई लुमिनस की, और वो भी यहाँ पे क्लोई से कहते हैं कि अभी तुम यहाँ पे सेटल हो चुके हो क्लोई, लेकिन अगर तुम्हें मेरे पास भी आना है तो तुम आ सकती हो, और कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो एज अ फ्रेंड तुम बिल्कुल मुझसे पूछ सकती हो। और उसके बाद भाई लुमिनस भी उधर से निकल जाती है, और रिमोरू फिर से सोचता है कि भाई ये बंदी बिल्कुल सिस्टर इन लॉ जैसे बात कर रही है, मतलब लियोन और लुमिनस। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे हिनाटा भी जा चुकी है, और यहाँ पे बचा हुआ है की क्रिम्सन। और भाई उसी के साइड में वो देखता है डियाब्लो को, क्योंकि ये बंदा अभी भी उसको चिपका हुआ है। और यहाँ पे डियाब्लो इस टाइम पे भी उसे कहता है कि तो ठीक है, अपनी जो कन्वर्सेशन बाकी थी क्या अभी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब भाई वही बात, मतलब रिमोरू की बात है, वो फिर से यहाँ पे गी को सुनाना चाहता है, लेकिन ये बंदा भाई पूरा थक चुका है। और भाई इसी वजह से गी कहता है कि भाई मुझे तेरी कुछ भी बातें नहीं सुननी है, और उस टॉपिक के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं है, तो प्लीज शांत बैठ जा। लेकिन भाई यहाँ पे अपना डियाब्लो अभी भी हार नहीं मानता, ये बंदा अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, और वो उसे हंस के कहता है कि देख भाई शर्मा मत, तू बिल्कुल ये सारी बातें सुन सकता है। मतलब भाई ये चीज सुन के यहाँ पे गी का दिमाग खराब होता है, और वो उससे कहता है कि भाई मुझे ऐसे घटिया इन्विटेशन देना बंद कर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे डियाब्लो उससे कह रहा है ये बातें, उससे यहाँ पे गी उसे कहता है कि भाई ऐसी घटिया हरकतें करना बंद कर दे मेरे सामने। और यहाँ पे रिमोरू भी इस चीज को देख रहा है, और यहाँ पे रिमोरू भी सोचता है कि भाई कि आखिर डियाब्लो
डियाब्लो तू भाई क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बाद भाई डियाब्लो अभी भी हार नहीं मानता, बल्कि ये बंदा फिर से कन्विंस करने की कोशिश करता है गीको की ठीक है अगर तुम इसके बारे में नहीं सुनना चाहते तो शायद तुम यहाँ पे टेस्टरोसा और जो बाकी के प्राइमोर्डियल्स है मतलब अल्टीमा और करेरा उन दोनों की बातें सुनना चाहते हो, और यहाँ पे रिमोरो सामा ने क्या क्या किया उनके बारे में भी। तो भाई यहाँ पे रिमोरो भी उसे देख के बहुत ही फ्रस्ट्रेट होता है, और इवन गी का भी यही रिएक्शन होता है कि भाई बंद कर दे अभी, आखिर तू कितना बात करना चाहता है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे गी जवाब देता है डियाब्लो कि भाई मुझे कुछ भी नहीं सुनना, और मेरे ख्याल से तुम लोग अभी बहुत ही बिजी चल रहे हो, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं कभी बाद में आके ये बात सुनूंगा। मतलब भाई डियाब्लो के वजह से गी भी भाग चुका है, क्योंकि भाई गी के सामने सबके सब बंदे शांत होते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे डियाब्लो अकेला बंदा है जिसके सामने भाई गी भी शांत होकर भाग चुका है। तो भाई यहाँ पे पहली बार रिमोरो भी ऐसी चीजों को देख रहा है, मतलब गी क्रिम्सन की जो डिफरेंट साइड है वो भी उसे देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे रिमोरो ये भी सोचते हैं कि भाई यहाँ पे गी क्रिम्सन इतना भी अनरिजनेबल बंदा नहीं है, क्योंकि उसे जब पता चला कि भाई ठीक है क्लोई का क्या रीजन था जो कि भाई हीरो भी बन चुकी है, तो उसके बाद वो सच में कुछ भी नहीं करना चाहता है, मतलब वो बंदा इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे गी भी इधर से निकल चुका है, लेकिन यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि भाई अभी बस चीजें बाकी है यूकी और ईस्टर्न एम्पायर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे भाई उनके सामने अभी एक वॉर आने वाली है, और यूकी भी उधर गया तो उसे पता नहीं यूकी क्या करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि भाई एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती तो वैसे ही दूसरी ही आ जाती है। लेकिन यहाँ पे रिमोरो ये भी चीज सोचता है कि भाई उसके साइड में अभी 2 डीमन लॉर्ड आ चुके हैं जो कि उसकी मदद करने को तैयार है। तो ये सुन के वो थोड़ा खुश होता है कि भाई ऐसे मोमेंट में कुछ तो है अपने पास, मतलब कुछ तो लोग हैं जो कि उसकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो ये भी सोचता है कि कैसे यहाँ पे अगर ये वॉर नहीं हुई तो ही बेहतर है, लेकिन ये चीज उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये चीज भाई जो अपोनेंट है मतलब ईस्टर्न एम्पायर उनके हाथों में है, क्योंकि वो बंदे अगर अटैक करना चाहते तो रिमोरो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि भाई यहाँ पे कंप्लेन करने से अच्छा ये है कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पे काम करे, जैसे कि यहाँ पे काउंटर मेजर क्या लेने हैं उसके बारे में सोचने लगता है कि भाई उनको डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि शायद उसे जो भी करने की जरूरत पड़े वो सारी चीजें करने को तैयार है, और इसी के साथ वो अपना रिजॉल्व बना लेता है। लेकिन इसके बाद भाई अपना सीन थोड़ा आगे जाता है, मतलब लगभग अभी ये सीन होके कुछ महीने बीत चुके हैं, और स्पेसिफिक होके जब यहाँ पे रिमोरो डीमन लॉर्ड बना था और जब वो यहाँ पे वॉलपेगिस में गया था उसके बाद से अभी 1 साल बीत चुका है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो याद करता है कि कैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो गई उसके साथ, जैसे कि भाई हिनाटा के साथ फाइट और रोजो फैमिली के साथ भी, तो ये सारी चीजें वो याद करता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे उनका जो टेम्पेस्ट रिजरेक्शन फेस्टिवल था वो भी भाई वो प्राइवेट में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर का खतरा है, उस वजह से वो ज्यादा पब्लिक होके इस फेस्टिवल को नहीं करते हैं, वो प्राइवेटली इस चीज को करते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे जो अपना सोए और मॉस है इन्होंने भाई इन्फो निकाली होती है कि यहाँ पे जो ईस्टर्न एम्पायर है उसके बॉर्डर पे जितने भी सिटीज है वहाँ पे भाई सप्लाईज सेंड की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो यहाँ पे वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वॉर के दौरान ही तुम यहाँ पे बॉर्डर पे जितनी भी सिटीज है वहाँ पे बहुत सारी सप्लाई जिसमें भाई वेपन्स भी शामिल होते हैं वो सप्लाई करने लगते हो। तो इसी की वजह से भाई यहाँ पे रिमोरो एक काम करता है, और यहाँ पे वो बताता है कि टेम्पेस्ट के अंदर उसने जो एंट्री है सबकी वो भाई थोड़ी कम कर दी है, मतलब पहले कोई भी आ सकता था लेकिन अभी वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाई वॉर होने वाली है तो ईस्टर्न एम्पायर भाई स्पाइस भेज सकता है। तो उसी वजह से वो जो भाई बंदे सच में क्रेडेंशियल के साथ आए कि भाई कोई मर्चेंट है, कोई अपना काम करने आया है, अगर उनके पास प्रूफ है तभी वो यहाँ पे आ सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरो बताता है कि कैसे उसे वहाँ पे बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमंस और मॉन्स्टर दोनों ही यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो उस वजह से भाई कोई भी उसमें का ढक्कन फाइट कर सकता है बीच में, क्योंकि जो भी लोग तुम्हारे कंट्री में आ रहे हैं सबके सब तो अच्छे नहीं होंगे, कोई ना कोई ढक्कन होगा जो कि भाई बिन फालतू के काम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अगर एक ह्यूमन करता है तो भाई इतना डैमेज नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर करता है जिसकी भाई पावर बहुत ज्यादा है, अगर वो कोई डैमेज करने की कोशिश करता है तो उसका इफेक्ट बहुत लोगों पे बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे रिमोरो बताता है कि भाई ऐसी चीजों के लिए उसने बैरियर भी लगा रखे है ताकि भाई मैजिक का थोड़ा कंट्रोल हो सके, लेकिन भाई वो उससे कंप्लीटली ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैजिक पे चलती है। तो इसी की वजह से यहाँ पे रिमोरो मदद लेता है भाई गाजिल की, क्योंकि वहाँ पे डॉर्गन किंगडम के अंदर बहुत सारे लोग पहले से मॉन्स्टर और ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं, और भाई डॉर्फ भी है, तो इस हिसाब से वो सोचता है कि भाई वहाँ पे ये सिस्टम बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है, तो यहाँ पे वो गाजिल की मदद इसी वजह से लेता है, और यहाँ पे उसी की वजह से वो टेम्पेस्ट में भी इस चीज को फॉलो करता है, जैसे कि एंट्रांस में ही सारे लोगों को बताया जाएगा भाई आखिर अपने टेम्पेस्ट के रूल क्या है और तुम्हें कैसे बिहेव करना है और तुम्हें कैसे काम करना है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि अगर किसी को भाई कंप्लीटली यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस बनना है टेम्पेस्ट का, तो उनके लिए थोड़ी चीजें डिफरेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे अगर उन्हें कंप्लीटली रेसिडेंस चाहिए तो उनको भाई एक जगह है जहाँ पे जाके उनको पहले पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसी चीजें वर्क करती है और यहाँ के रूल्स क्या है, यहाँ के लॉज क्या है, उन सारी चीजों को करने के बाद ही इनको
परमानेंट रेसिडेंस यहाँ पे टेम्पेस्ट के अंदर मिल सकता है। तो भाई इसी वजह से रिमोरू इन सारी चीजों को सौंपता है शियोन और उसके बंदे की तरफ, क्योंकि शियोन और उसकी टीम ही ऐसी चीजों को हैंडल आराम से कर सकती है, क्योंकि भाई बहुत सारे टेढ़े लोग होते हैं जो कि भाई बहुत ही गुस्सैल होते हैं, तो ये बंदे उन्हें आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद भाई रिमोरू ये भी बताता है कि इस सिस्टम को वही कंटिन्यू चलने देगा टेम्पेस्ट के अंदर, क्योंकि इसके मदद की वजह से बहुत सारे स्पाइस जो यहाँ पे आ रहे हैं वो भाई पकड़े जाते हैं, और जो लोग हैं जो कि भाई बिना पैसों के बस यहाँ पे आ जाते हैं और डिस्टर्बेंस फैलाते हैं उनको भी भाई वो रोक सकता है। और उसके बाद भाई हमको ये भी बताया जाता है कि कैसे यहाँ पे कोलोसियम के साइड में एक इंस है जो कि भाई नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो हाई नोबल्स है उनके लिए भी सारी चीजें प्रेजेंट है, मतलब भाई सारी रेंज यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे रिमोरू का ये मानना होता है कि भाई वेकेशन के दौरान तुम जितना पैसा खर्चा करोगे वैसे ही चीजें तुम्हें मिलेगी, मतलब भाई टोटली बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे रिमोरू इन चीजों को करता है। और उसके बाद भाई यहाँ पे हमको रिमोरू इसलिए कहता है कि कैसे यहाँ पे एक दिन का खर्चा, मतलब एक रात का खर्चा यहाँ पे 10 सिल्वर कॉइन्स भी आ सकता है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा तो भाई बहुत है, मतलब एक दिन का तुम एक गोल्ड कॉइन भी पकड़ लो या फिर 10 या उससे भी ज्यादा, मतलब इतनी रेंज यहाँ पे रिमोरू ने रखी है, क्योंकि भाई यहाँ पे रिमोरू को टेम्पेस्ट को सबसे बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट बनाना है। तो इसी की वजह से कभी भी अगर टेम्पेस्ट के अंदर किसी मर्चेंट के साथ बहुत ही बढ़िया डील होती है तो भाई वो उन्हें एक वाउचर भी गिफ्ट करता है, ताकि भाई अगर वो बाहर जाए तो भाई बाहर के लोगों को पता चले कि भाई कैसे यहाँ पे वाउचर भी मिलते हैं, मतलब गिफ्ट भी मिलता है, तो शायद बाकी लोग भी और यहाँ पे डील करने के लिए ऐसे आएंगे। लेकिन उसके बाद वो ये भी बताता है कि भाई जो भी एडवेंचरर है जिन्होंने भी 10th फ्लोर को कॉन्कर किया है उनको भी भाई ये चीज मिलती है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो एडवेंचरर है उनके लिए खाना बहुत ही बढ़िया होता है, जो कि भाई अपने लेबिरिंथ में हमने पहले भी एनिमे के अंदर और मंगा के अंदर इस चीज के बारे में डिस्कस किया है, और हमको पहले भी बताया गया था कि कैसे भाई एडवेंचरर के लिए बहुत ही बढ़िया खाने का बंदोबस्त किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे इन लोगों को कोई भी कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 सिल्वर से लेके बहुत ज्यादा रेंज है खाने की, जो कि भाई सबको पसंद आती है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे जैसे कि हमको पहले बताया गया था कि अगर कोई एडवेंचर है जो कि भाई 10th फ्लोर को कॉन्कर करता है तो इसका मतलब यह है कि भाई वो एक ब्लैक स्पाइडर को हरा रहे हैं, मतलब एक ग्रुप जो कि मिलके एक ब्लैक स्पाइडर को हरा रहे हैं जो कि एक बी रैंक का मॉन्स्टर है। तो इस हिसाब से जो टीम है जिन्होंने हराया है वो भाई सी रैंक की टीम हो जाएगी या फिर उसके ऊपर की, और अगर कोई उस ब्लैक स्पाइडर को अकेले हराता है तो वो बंदा भाई बी रैंक का हो जाएगा, मतलब एडवेंचरर, या फिर उससे भी ऊपर। तो इसी वजह से यहाँ पे रिमोरू सोचते हैं भाई इन लोगों को थोड़ा अमाउंट देना और गिफ्ट देना तो बनता ही है, क्योंकि ये लोग बहुत ही पावरफुल है और वो उन्हें एज ए एसेट भी देखते कि कैसे ये बंदे पावरफुल है, बी रैंक है, सी रैंक है या ए रैंक है, तो भाई वो उन्हें मिलिट्री जैसा इस्तेमाल कर सकता है आगे चल के अगर जरूरत पड़ती है तो। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू बताता है कि जो बी रैंक वाले बंदे हैं यहाँ पे लेबिरिंथ के अंदर उनके पास भाई बहुत ही पैसा है, सिर्फ यहाँ पे जो एलियन की टीम होती है उनको छोड़ के, मतलब ये बंदे भी पावरफुल है लेकिन भाई तब भी इनके पास इतना पैसा नहीं है जितना बाकी बंदों के पास है। तो यहाँ पे रिमोरू बताता है कि भाई सारी चीजों में एक ना एक एक्सेप्शन तो होता ही है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू ये भी बताता है कि क्यों यहाँ पे ऐसे पावरफुल एडवेंचरर को थोड़ा प्रिविलेज देता है, क्योंकि देखो अगर उन्हें कोई फायदा मिल रहा है तो अगर वो कुछ गलती करते हैं, क्योंकि हर लोग भाई जिनके पास पावर है कुछ ना कुछ ढक्कन होते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो उसी की वजह से रिमोरू इनको प्रिविलेज देता है ताकि भाई अगर वो कोई गलती करती है तो वो चीज उससे छिन जाएगी, मतलब उसी के वजह से वो थोड़ा शांत भी बैठते कि नहीं भाई यहाँ पे हम गलती नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भाई हमको बताया जाता है मर्चेंट्स के बारे में, जहाँ पे भाई हाई क्लास मर्चेंट आते हैं वेपन्स और जो इनका आर्टिफैक्ट है उसको खरीदने के लिए, जो कि भाई बहुत फेमस है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि हमने इस चीज में किसी को वाउचर भी नहीं दिया, मतलब यहाँ पे उसने डील्स के लिए जो पहले हाई डील्स हुई थे उसके लिए या फिर इंस के लिए या फिर अपने लेबिरिंथ के लिए ऐसे वाउचर दिए लोगों को, लेकिन वेपन्स और आर्मर और यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट है उनमें किसी को भी नहीं दिए। लेकिन तब भी भाई यहाँ पे लोग बहुत आते हैं। तो भाई यहाँ पे ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे जो कुरोबे के डिसाइपल है और जो डोल्थ के डिसाइपल है ये बंदे भाई इतना बेहतरीन वेपन बनाते हैं जिसमें कि भाई अपना टेम्पेस्ट बहुत ही फेमस है स्टार्टिंग से, लेकिन ये दोनों उनके डिसाइपल होने के बावजूद भी इनकी जो क्वालिटी है वेपन्स और आर्टिफैक्ट की और आर्मर की ये इतनी बढ़िया है कि भाई लोग देख के पहचान जाते हैं कि भाई ये जो वेपन है ये जो आर्टिफैक्ट है इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मर्चेंट है वो भाई जो भी लेबिरिंथ के अंदर वेपन्स मिल रहे हैं सीक्रेट ट्रेजर में जो कि भाई बहुत ही एडवांस होते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं, तो भाई यहाँ पे मर्चेंट उसको सीक्रेटली खरीद रहे हैं। लेकिन उसी की वजह से यहाँ पे रिमोरू का सोचना होता है कि भाई इनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर ये कुछ गलत करते हैं तो उसे पता होना चाहिए। लेकिन इसी की वजह से यहाँ पे उसका फायदा भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग वेपन लेके जा रहे हैं और इसी की वजह से लोग ये चीज बाहर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी की वजह से यहाँ पे रिमोरू की फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो रही है और इसी की वजह से ज्यादा लोग यहाँ पे वेपन और आर्मर और आर्टिफैक्ट खरीदने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिमोरू आखिरी में एक बात बताता है कि भाई वॉर अभी आने वाली है और ईस्टर्न एम्पायर भी भाई प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके बीच में ये बंदा ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मतलब उसके दौरान ये वॉर के लिए प्रिपेयर क्यों नहीं कर रहा है और यहाँ पे इन सारी डेली लाइफ में क्यों बिजी है। तो यहाँ पे रिमोरू का ये सोचना होता है कि भाई अगर ईस्टर्न एम्पायर अटैक कर भी रहा है तब भी मैं भाई डर के वजह से अपनी डेली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूँ, मतलब उसने जो भी मेहनत की है यहाँ पे वो भाई उसको साइड में नहीं रखेगा और जब यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर अटैक करेगा तब वो देखेगा उनको। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे हमको एक्सप्लेन किया जाता है अपने ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सिटी का
तो हो गया, कैपिटल अपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो इनका ट्रांसपोर्टेशन वाला था मतलब मैजिट्रेन का डेवलपमेंट वो भी भाई बहुत ही बढ़िया चल रहा है। क्योंकि भाई यहाँ पे बेनीमार की मदद से जो मोमोजी है और जो टेंगू क्लैन है वो भाई अब भी मान चुका है, क्योंकि उनके माउंटेन से उनको एक टनल लेके जानी थी, उसका कंस्ट्रक्शन अब भी बहुत बढ़िया हो चुका है। और यहाँ पे एलोलिड ने जो इंजीनियर लाए थे भाई सैरियन से वो भाई बहुत ही बढ़िया थे, तो उसके वजह से भाई अभी लगभग डायरेक्ट टेम्पेस्ट से सैरियन का तो रास्ता है रेल रोड का वो भाई कंप्लीट होने वाला है। मतलब यहाँ पे जो एक नेटवर्क था ट्रांसपोर्टेशन का वो भाई कंप्लीट होने ही वाला है। और उसी के साथ भाई किंगडम ऑफ फार्मिनस और किंगडम ऑफ इंग्रेशा तक भी इनका जो रेल रोड का नेटवर्क था वो भी भाई अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पे जो डॉगन किंगडम है उसके साथ भी यही सीन है, लेकिन यहाँ पे डॉगन किंगडम में जो स्टेशन है उसके साइड में भाई उन्होंने इन भी बनाई है, क्योंकि इनको बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करनी है उसी की वजह से। और उसके बाद हमको ये बताया जाता है कि यहाँ पे जो ग्रेट जुरा फॉरेस्ट है उसके साइड में जो ग्रेट मेल्ट रिवर है भाई उनके साइड में भी इन्होंने रेल रोड बनाई है, क्योंकि भाई वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रेस्टिंग प्लेस है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए ये लोग रुक सकते हैं। और उसी जगह पे भाई वो रिवर के साइड में एक रेल रोड बनाने की वजह से एक आउटपोस्ट भी बना सकते हैं, जिससे भाई उनको बहुत ही बढ़िया मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उस सराउंडिंग के एरिया के वो भी भाई अपनी सेटलमेंट वहाँ पे कर रहे हैं, तो इस वजह से भाई रिमोरो यहाँ पे उस चीज को कंटिन्यू करता है। मतलब आगे चल के ये जो सेटलमेंट है वो भाई टाउन बनेगा और आगे चल के वो डेवलप होगा एक सिटी में। मतलब भाई रिमोरो आगे का सोच रहा है कि भाई अगर इस चीज को यहाँ पे हम धीरे से शुरुआत करते हैं वो आगे चल के बहुत बड़ी सिटी वहाँ पे बन सकती है। और दूसरी तरफ भाई यूरेजोनिया में यहाँ पे जो इनका रास्ता था और उसको भी भाई ब्रॉड करने का जो काम है वो भी भाई बहुत ही बढ़िया चल रहा है, मतलब वो भी अभी खत्म ही होने को है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो मर्चेंट है वो भाई अभी भी जिद कर देगी भाई जल्द से जल्द इस चीज को कंप्लीट करो, क्योंकि यहाँ पे वो भाई कैरेज इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर हाई स्पीड से कैरेज इस्तेमाल करते हैं तो भाई रोड बहुत ही बम्पी होता है। तो इस वजह से वो पीछे लगे रिमोरो कि भाई जितना हो सके जितना इस मैजिक ट्रेन का जो तुम्हारा डेवलपमेंट है उसको कंप्लीट करो। मतलब भाई एक साल के अंदर इनकी जो डेवलपमेंट है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की, जो कि भाई रिमोरो ने बहुत टाइम पहले शुरू की थी, वो भाई अभी ऑलमोस्ट फिनिश होने को है। लेकिन भाई उसके बाद हमको यहाँ पे रिमोरो इसलिए करता है कि यहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, मतलब ट्रायल बेसिस पे मैजिक ट्रेन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ड्वार्गन और इंग्रेशिया में, ताकि भाई जो भी एरर्स आएंगे वो उनको मिलेंगे और उसके बाद वो भाई और चीजों को सुधारेंगे। तो यहाँ पे रिमोरो बताया है कि यहाँ पे अभी मैजिक ट्रेन की एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे उसी वजह से जो लॉजिस्टिक का काम है वो भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से इंप्रूव होने वाला है इन सारे देशों में। तो यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि भाई किसी भी नेशन की पावर शायद लॉजिस्टिक की होती है, मतलब जिस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है उस हिसाब से भाई यहाँ पे उनके नेशन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और उसके बाद भाई हमको यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे यहाँ पे टेम्पेस्ट और ड्वार्गन का डिस्टेंस है वो भाई 1000 किलोमीटर का है। तो इस हिसाब से अगर मैजिक ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा भी रही है तो उसको लगभग 20 घंटे लग जाएंगे वहां पे पहुंचने में, मतलब एक दिन के अंदर। और नॉर्मली ये पहले चीज पॉसिबल नहीं थी, लेकिन भाई अब भी ये चीज हो चुकी है और लॉजिस्टिक के साथ भी, मतलब ये बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है। और दूसरी तरफ जो इंग्रेशिया है वो भाई 300 किलोमीटर ही दूर है, मतलब इंग्रेशिया बहुत ही पास में है, तो इस हिसाब से उनको 6 घंटे लग जाएंगे वहां पे पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ पे भाई इनकी स्पीड और इनका जो पावर है वो इतना ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे रिमोरो बताता है कि यहाँ पे जो मैजिक ट्रेन है वो भाई 4 टाइम ज्यादा स्पीड से चल सकती है, मतलब वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती है और 1000 टन से भी ज्यादा की कैपेसिटी होल्ड कर सकती है। लेकिन रिमोरो का ये सोचना होता है कि भाई नॉर्मली इसको अपन फुल कैपेसिटी में रन नहीं करेंगे, क्योंकि जब इमरजेंसी आएंगी उसी टाइम पे उसको फुल कैपेसिटी पे इस्तेमाल करा जाएगा। और उसके बाद भाई हमको ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे जो उनकी नाइट शिफ्ट है वो उसमें काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो यहाँ पे ट्रेन की जो सर्विस है वो भाई सुबह ही रहेंगी और रात के टाइम को उसका जो मेंटेनेंस है वो चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे हमको ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि यहाँ पे लगभग 20 लोकोमोटिव अभी तैयार हो चुके हैं, मतलब भाई 20 इंजन तैयार है और यहाँ पे उनमें हर एक इसमें 2 फ्राइट कार, मतलब जो कि भाई गुड्स को कैरी करेंगे, और दूसरी तरफ 3 पैसेंजर कार्स, मतलब टोटल इंजन को मिला के 6 कार्स हो जाती है यहाँ पे। ऐसे इनके पास भाई 20 अभी तैयार हो चुकी है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो का ये सोचना था कि भाई यहाँ पे वो आगे चल के इसको भी डेवलप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका एवरेज मार्किंग होता है कि भाई 100 किलोमीटर की स्पीड से तो भी ये जानी चाहिए। और उसके बाद वो बताता है कि इस चीज को वो अचीव करने में बहुत ही नजदीक है, मतलब थोड़े टाइम बाद ये भी अचीव हो ही जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरो ये बताता है कि पिछले साल से इन्होंने जो मेहनत की है उसका भाई ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, तो उस वजह से अगर वो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में अनाउंस करती है कि इन्होंने ऐसी चीजें अचीव कर ली है तो भाई यहाँ पे लोग बहुत ही सरप्राइज हो गए, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें चेंज भी होने वाली है। तो उसी वजह से रिमोरो सोचता है कि भाई तब से वो एज अ स्लाइम इस दुनिया में आया है तब से उसने बहुत सारे डेवलपमेंट किए है, तो उस वजह से यहाँ पे जो रहने का स्टैंडर्ड है वो उसने भाई रेज कर दिया, जैसे कि खाने की चीजें हो गई, एंटरटेनमेंट पकड़ लो, तो यहाँ पे वो आराम से बैठ के एंजॉय कर सकता है। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इस टाइम पे अब भी ईस्टर्न एम्पायर उसके ऊपर अटैक करने वाला है, तो वो भाई आराम से बैठ भी नहीं सकता। तो इसी की वजह से भाई यहाँ पे रिमोरो का बहुत ही दिमाग खराब होता है और वो सोचता है कि क्या हो अगर मैं, वेल्डोरा और कुछ लोग उसके साथ, भाई ये बंदे खुद ही निकल जाएंगे एम्पायर के ऊपर अटैक करने के लिए, मतलब वॉर शुरू होने से पहले ये खुद ही एम्पायर के ऊपर अटैक करेंगे। क्योंकि भाई हमको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर कोई सिविलाइजेशन बहुत ही फास्ट रेट से डेवलप होती है तो भाई जो एंजल की जो आर्मी है वो उनके ऊपर अटैक करती है। तो यहाँ पे रिमोरो का सोचना ये होता है कि भाई वो
वो एंजल के साथ तो अभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ईस्टर्न एम्पायर है उनका मामला थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एम्पायर खुद यहाँ पे टेम्पेस्ट के ऊपर अटैक करना चाहता है। तो इसी वजह से रिमोरू सोचता है कि भाई अगर वो ऐसा करना चाहते तो उससे पहले हम क्यों ना कर दे, क्योंकि डिफेंड करने से अच्छा है वो अटैक कर दे पहले, वो उनके लिए ज्यादा आसान होगा। क्योंकि यहाँ पे रिमोरू को ये चीज समझ नहीं आती कि भाई अगर ईस्टर्न एम्पायर को वेस्टर्न नेशन को कॉन्कर करना है तो यहाँ पे वो जूरा फॉरेस्ट को बीच में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि वो ऐसा करे। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू ये भी सोचता है कि अभी तक ईस्टर्न एम्पायर को पता चल गया होगा कि भाई वो बहुत ही खतरनाक बंदा है और उसके पास अभी वेल्डोरा भी है, क्योंकि वेल्डोरा भी रिजरेक्ट हो चुका है। तो टेम्पेस्ट के ऊपर अटैक करना मतलब वेल्डोरा के ऊपर अटैक करना। तो भाई ऐसी चीजें सोचने के बाद और पता चलने के बाद तब भी ईस्टर्न एम्पायर ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसी वजह से रिमोरू सोचता है कि भाई शायद इन बंदों में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू डिस्कस करता है कि कैसे यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर अटैक कर सकता है, मतलब कितने रास्तों से यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर अटैक कर सकता है। जैसे कि भाई रिमोरू ने पहले भी बताया था हिनाटा को कि यहाँ पे कैसी चीजें पॉसिबल हो सकती है, तो वही चीजें वो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो पहले यहाँ पे रिमोरू बताता है कि वो सी से भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके बाद वो सोचता है कि भाई ये चीज बहुत ही घटिया है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जायंट क्रीचर है जो कि भाई बहुत ही खतरनाक है। तो उस वजह से अगर वो उस साइड से भी आते हैं तो भाई उनकी आर्मी को ही बहुत ज्यादा डैमेज मिलेगा और उनकी वॉरशिप को बहुत ज्यादा डैमेज और लोग भी इंजर्ड हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू ये भी सोचता है कि भाई अगर इनको वॉर करनी है तो उनको बहुत ज्यादा आर्मी लानी पड़ेगी, मतलब ज्यादा आर्मी मतलब ज्यादा शिप। तो भाई इतने लोग वो कैसे ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो सोचता है कि अगर उन्हें फार्मानस के साइड पे अटैक करना है जो कि भाई उन्हें घूम के जाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से अगर वो उधर जाते हैं अटैक करने के लिए तो भाई वहां पे भी जो योम के लोग हैं वो भाई शांत नहीं बैठेंगे, वो भी प्रिपेयर करेंगे खुद को इन लोगों को ऊपर अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे रिमोरू का ये सोचना होता है कि भाई अगर एम्पायर को सक्सेस होना है तो उनको पहले जो उनकी पहली वेव है, मतलब उनका जो पहला ट्रूप आएगा उन्हें भाई एक स्टेशन तैयार करना पड़ेगा, तभी जाके वो यहाँ पे आएंगे और तभी जाके उनकी जो रीइंफोर्समेंट है वहां पे फिर से आ पाएगी। नहीं तो अगर वो पहला स्टेशन वहां पे नहीं बनाते फार्मेनस के साइड में तो भाई ये बंदे जितनी भी आएंगे मार खाते ही रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे पहले तो फार्मेनस आता है, लेकिन उसी से साइड में इंग्रेशा का भी सराउंडिंग है जहां से वो फिर से अटैक कर सकते हैं। मतलब अगर वो फार्मेनस से नहीं आते तो भाई दूसरी साइड है इंग्रेशिया की नॉर्थ साइड जहाँ पे टेस्टरासा भी है अभी, और वो भाई एरिया गी का भी है। तो अगर उस हिसाब से वो उस डायरेक्शन से आने की कोशिश करते हैं तो भाई वहां पे गी भी है, उसके डिमंस वहां पे अटैक करते ही रहते हैं और वहां पे अभी टेस्टरासा भी है उस जगह को डिफेंड करने के लिए। तो भाई वहां से तो उनका चांस ही नहीं अटैक करने का, वो बहुत ही बुरा आइडिया होगा। तो भाई उसके बाद का रास्ता होता है कि वो लैंड इन्वेजन करेंगे, मतलब जमीन को इस्तेमाल करके अटैक करेंगे। और उनके पास यहाँ पे दो जगह है, एक तो डॉर्गन किंगडम या फिर कैनेट माउंटेन, जो कि भाई हमने पहले देखा है एनिमी और मंगा में, जहाँ पे रिमो ने पहले भी बताया था कि कैनेट माउंटेन से भी एक रास्ता आता है जहाँ से वो माउंटेन से आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे भाई ड्रैगन के नेस्ट है, तो वहाँ पे भी उनको बहुत ज्यादा डैमेज और बहुत सारी इंजरीज हो सकती है। लेकिन भाई वहां से कोई नॉर्मल पर्सन नहीं आ सकते, मतलब यहाँ पे उनके सोल्जर को उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई माउंटेन में कैसे काम करते हैं, और वो बहुत ही डिफरेंट चीज है। तो उस वजह से भाई कोई बेवकूफी होगा कि वो कैनेट माउंटेन से आ रहा है। तो भाई यहाँ पे कैनेट माउंटेन का भी रास्ता गया, सी वाला भी रास्ता गया, तो अभी बचता है भाई डॉर्गन किंगडम का रास्ता। तो उस वजह से रिमोरू सोचता है कि हिनाटा और रफाएल ने भाई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की थी, तो इस हिसाब से हिनाटा ने भी बताया था कि डॉर्गन किंगडम से रास्ता आता है और वहां से बड़ी आर्मी टेम्पेस्ट के अंदर या फिर वेस्टर्न नेशन के अंदर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे गाजल ऐसा बंदा है कि भाई वो ऐसी चीजें परमिट नहीं करेगा, मतलब इसकी परमिशन वो बिल्कुल भी नहीं देगा। तो यहाँ पे रिमोरू समझ जाता है कि इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो यहाँ पे डॉर्गन किंगडम से जबरदस्ती आएंगे। इसका मतलब यह है कि उनको डॉर्गन किंगडम से पहले फाइट करनी पड़ेगी, मतलब वेस्टर्न एम्पायर के अंदर आने से पहले उनको डॉर्गन के साथ फाइट करनी पड़ेगी, तभी जाके वो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे डॉर्गन किंगडम इतना कमजोर नहीं है, क्योंकि इनके पास भाई बहुत ही बढ़िया वेपन्स और आर्मर्स है, और इनके आर्मी में जितने भी बंदे हैं भाई ऐसा बताया जाता है कि वो एक भी बंदा उसमें का वीक नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जो डॉर्गन किंगडम है वो भाई एक फोर्ट्रेस जैसा बना है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई बीच में सिटी है और वहां पे वो एग्जिस्ट करता है, नहीं, वो एक फोर्ट्रेस की तरह है जहाँ पे 3 रास्ते निकलते हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल। तो भाई यहाँ पे जो वेस्टर्न साइड है वो तो फार्मेनस की तरफ निकलता है, तो उस वजह से उस साइड में टेंशन नहीं है क्योंकि उधर योम के लोग हैं तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ईस्टर्न रास्ता है वो भाई डायरेक्टली मिलता है ईस्टर्न नेशन के साथ, मतलब उसी डायरेक्शन में। तो ईस्टर्न नेशन अगर अटैक करना चाहेगा तो उसी साइड से करेगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में ईस्टर्न नेशन की बॉर्डर वहां पे मिलती है। और इसी की वजह से जो अपना किंग गाजल है उसने भाई ईस्टर्न साइड का जो उसका दरवाजा है वहां पे बहुत सारी आर्मी डिप्लॉय कर रखी है, ताकि भाई वो सबसे सेफ जगह रहे, क्योंकि उधर से ज्यादा खतरा है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू का ये भी सोचना होता है कि भाई अगर कभी भी उसको जरूरत पड़ती है किंग गाजल को, तो भाई वो सबसे पहले उधर ही निकलेगा उनकी मदद करने के लिए। और इसी के साथ भाई यहाँ पे अपनी टेम्पेस्ट की जो करंट सिचुएशन है, जिसमें कि भाई टेम्पेस्ट की डेवलपमेंट हो गई, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्किंग की डेवलप हो गई, और कहाँ से ईस्टर्न एम्पायर अटैक कर सकता है, इन सारी चीजों का डिस्कशन अभी हो चुका है। और यही अपनी करंट सिचुएशन है, मतलब यही टेम्पेस्ट की करंट सिचुएशन है। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो
पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।